तो आइए फटाफट से पार्ट 2 ऑफ रिवीजन है। और पहले पार्ट में 37 तक के डिडक्शंस मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आपने तो इस हेड का टेस्ट भी दे दिया है, हर बार की तरह वही बिना पढ़ाए दे दिया होगा। पर अभी के लिए बचे हुए हेड के जो सेक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। 37 के बाद बेटा 40 की सीरीज आती थी और ये मुझे बताता था कौन सी चीज़ों के बारे में, इन एडमिसिबल डिडक्शंस। सबसे पहला सेक्शन आता था इसमें 40A1। 40A1 सिंपल है, एक बार सुनते रहिए कहानी वापस से, कॉपी होगी आपके पास, देख भी लीजिए। 40A1 मुझे कहता था अगर मैंने कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या कोई भी और सम पे करा है किसी नॉन रेसिडेंट को, या इंडिया में किसी, सॉरी, पे करा है आउटसाइड इंडिया किसी को, या इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट को, जिस पे मुझे टीडीएस काटना था पर मैंने टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काट तो लिया पर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, तो वो खर्चा पीएनपी में डिसअलाउड कर दिया जाए। कानून का बेसिक लैंग्वेज ये था। अगला पॉइंट इसमें आता था कि अगर मैंने, अगला पॉइंट ये आता था कि अगर मैंने रिटर्न की डेट तक टीडीएस जमा नहीं करवाया पर बाद में कभी भी वो टीडीएस जमा करवा दिया, तो जिस साल में टीडीएस जमा करा दूंगा उस साल का खर्चा मानकर उस साल मुझे वापस डिडक्शन दे दिया जाए। बोलो तो सही यार। फिर अगली बात आती थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलता था मैं कि याद है आपको मैंने क्या बोला था कि अगर 24-25 का खर्चा है और मैंने 24-25 में टीडीएस काटा नहीं है पर रिटर्न के पहले मैंने टीडीएस काट भी लिया और जमा भी करा दिया, तो भी खर्चा 24-25 में क्या करना है, डिसअलाउड। क्योंकि जमा कराने के लिए रिटर्न की डेट मेरे पास अवेलेबल है पर टीडीएस की कटिंग तो पीवाई में करना जरूरी है। ये याद करो, मैंने लिखवाया था आपको, बोला भी था, इंपॉर्टेंट एज। और फाइनल चीज मैंने बताई थी चौथी, कि अगर जो पे है जिसको मैं पैसा दे रहा हूं उसने ये 3 काम कर दिए हैं। नंबर 1 काम, उसने रिटर्न भरा है। दूसरा, उस रिटर्न में उसने मेरे पैसे को अपनी इनकम में शो करा है, भैया बोलो ना यार। और उस पे टैक्स पे कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन वो रिटर्न भरेगा उस दिन मान लेंगे कि मैंने टीडीएस काट के क्या करा दिया है, जमा, और मुझे उस ईयर में वापस क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इस केस में मैंने क्या बोला था, मैंने तो गड़बड़ कर दी है, ना टीडीएस काटा, नहीं जमा नहीं कराया, पर मैं फिर भी बच गया क्योंकि मेरा पे ही ईमानदार निकला। अरे क्लियर है सबको। इसका भाई आता था फिर 40A1 है, ज्यादा काम ये आता था, ये कहता था कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट मैंने रेसिडेंट को करा है और वही गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ है बोल दीजिए, टीडीएस काटा नहीं या टीडीएस काटा पर रिटर्न की डेट तक जमा नहीं करवाया, तो उस खर्चे का 30% अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड। बाकी वही लॉजिक है, अगर मैं बाद में कभी टीडीएस जमा करा दूंगा तो जिस साल जमा कराऊंगा उस साल मुझे डिडक्शन वापस मिल जाएगा। और फाइनल पॉइंट वही है कि मैंने टीडीएस नहीं काटा, जमा नहीं करवाया, पर मेरे पेई ने अगर वो 3 बातें पूरी कर दी है, क्या 3 बातें थी, अभी अभी बोली, वापस से बोली है जल्दी से, क्या थी पेई की 3 बातें, उसने अपना रिटर्न भरा है, मेरा पेमेंट अपनी इनकम में शो करा है और टैक्स जमा कराया है, तो वो वापस से मेरे को डिडक्शन मिल जाए। आगे 48(2) बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा था। इनकम टैक्स से रिलेटेड हर चीज को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ। चाहे उसको आप इनकम टैक्स बोलो, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो, चाहे एडवांस टैक्स बोलो, चाहे इनकम टैक्स की पेनल्टी बोलो, चाहे इनकम टैक्स का इंटरेस्ट बोलो, हर चीज पीएनएल के डेबिट में जो इनकम टैक्स नामक आपको दिखी, आंखें बंद करके उसको क्या कर देना, डिसअलाउ। इसी के अंदर बात आई थी। इसी तरह से जब इनकम टैक्स डेबिट में आएगा तो आईटी रिफंड बाय साइड में आ रहा होगा पीएनएल के इनकम के रूप में, तो उसमें भी आपको टैक्स देने की जरूरत कतई नहीं है। पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है आईटी रिफंड के साथ तो उसके ऊपर आईओएस में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अभी आपकी बात उठेगी सर आईओएस में 56(2) में तो कहीं नाम नहीं आया अभी तक इनकम का, तो सुन लेना, आईटी रिफंड, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड आईओएस की इनकम पता है 56(1) से बनेगा, अगर बनेगा। 56(2) में नाम नहीं है उसका, पर इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड इनकम टैक्स में आईओएस की इनकम पता है कौन से सेक्शन से बनेगा, 56(1). 56(1) जो रिसेंटली आपने पढ़ा था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 40A5 इसको प्लीज समझ लेना, एग्जाम में पूछेंगे इंडिविजुअल क्वेश्चन। क्या था भाई, मैंने अपने एम्प्लॉय के परक्यूसिट का टैक्स दे दिया। सुनो एग्जाम्पल ध्यान दे, क्या था वो केस,
मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा दी, तो उस सुविधा के लिए जो भी खर्चा मैं करूंगा वो मेरा खर्चा है, डिडक्शन ले सकता हूँ 37 में। यार एग्जाम्पल देखो, मैंने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया जिसके लिए मैं महीने का 15,000 किराया दे रहा हूँ, तो मेरे लिए 15,000 रुपये क्या खर्चा है, मैं उसका डिडक्शन 37 में ले सकता हूँ। और वो 15,000 रुपये मेरा एम्प्लॉय की क्या इनकम है, कौन से हेड की इनकम है, सैलरी, उस इनकम का नाम है परक्यूसेट। अब उस इनकम का जो भी टैक्स बना अगर वो भी मैं दे देता हूँ, मानो उस इनकम का टैक्स बन रहा है 2,000 रुपये, वो मैंने दे दिया एम्प्लॉय, तो उस 2,000 का ट्रीटमेंट दिया गया है कौन से सेक्शन में, 40A5। और क्या कहता था 40A5, मेरे लिए वो टैक्स खर्चा है, मैं कौन, एम्प्लॉयर, बीएनपी में एम्प्लॉयर बनते थे, तो मेरे लिए वो खर्चा है और वो पूरा खर्चा डिसअलाउड है 40A5 में। और वो सेम नंबर एम्प्लॉय के लिए इनकम बनता है और एम्प्लॉय के लिए वो एग्जाम्प्ट है, कौन सा सेक्शन था, 1010CC। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मैं पहले चेता रहा हूँ। अरे तो बहुत ही काम का था। सेक्शन कौन सा है अब ये, 40B। क्या कहता था भाई, सबको याद है, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन का डिडक्शन मिलेगा जो कि वो अपने पार्टनर्स को देती है। प्लीज अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पार्टिसिपेट करिए सेक्शन के अंदर। पहला लॉ कहता था कि फर्म को फर्म तभी मानेंगे जब उसकी डीड है, बोलो यार। दूसरा लॉ कहता था कि आईओसी और रेमुनरेशन की छूट कोई भी फर्म तभी ले सकती है जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आईओसी और रेमुनरेशन। क्लियर है सबको। नंबर 3 चीज, कितना आईओसी का डिडक्शन फर्म ले सकती थी, मैक्सिमम बताइए कितना परसेंट, 12%। और कितना रेमुनरेशन फर्म डिडक्शन ले सकती है, तो एक और चीज आती थी नॉन वर्किंग। देखो आईओसी का डिडक्शन किसी भी पार्टनर को दो मिल जाए, वर्किंग नॉन वर्किंग, पर रेमुनरेशन का छूट फर्म तभी ले सकती है जब वर्किंग पार्टनर को दें, नॉन वर्किंग पार्टनर को दिए गए रेमुनरेशन का तो कोई डिडक्शन फर्म को नहीं मिले। वर्किंग पार्टनर को दिए गए रेमुनरेशन में कितना डिडक्शन मिलेगा, उसके लिए आपके पास एक नंबर आता था जो बुक प्रॉफिट का एक परसेंटेज हुआ करता था। अमेंडमेंट के बाद ये नंबर चेंज हो गया था, तो नया वाला लॉ कहता था पहले 6 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट और लॉस के केस में लिमिट है 3 लाख रुपया और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट के लिए लिमिट है 60% ऑफ बुक प्रॉफिट कैसे निकालना होता था, सुन लीजिए क्या तरीका था। जैसे फर्म की बीएनपी की इनकम निकलती है वैसे निकालिए, सब एडजस्टमेंट कर लीजिए, सिवाय एक को छोड़ दीजिए, क्या है वो चीज, रेमुनरेशन। बाकी सब कर लीजिए एडजस्टमेंट, रेमुनरेशन को छोड़ दीजिए। आगे आइए, अगला पॉइंट मेरे सामने आता था 40A, 40 कैपिटल ए, उसमें दो चीजें आती थी, एक 40A2 और एक 40A3। बहुत झटपट बता देता हूँ। 40A2 इजी था, अगर कोई पेमेंट मैंने अपने रिलेटिव या एसोसिएट्स को किया है, रिलेटिव या एसोसिएट, रिलेटिव मतलब तो ठीक है, एसोसिएट मतलब जिसमें मेरा वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, याद करना, ठीक है। तो अगर मैंने पेमेंट इनको किया है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि खर्चा अनरीजनेबल है कंसिडरिंग मार्केट वैल्यू, नंबर 2 कंसिडरिंग लेजिटिमेट नीड ऑफ बिजनेस, नंबर 3 कंसिडरिंग बेनिफिट डिराइव देयर फ्रॉम, तो जितना भी अनरीजनेबल खर्चा है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, डिस अलाउड कर दिया जाएगा बीएनपी हेड। रिलेटिव में कौन आता था लिखा रखा है, एसोसिएट का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको लिखवा रखा था। आगे आइए 40A3 बहुत काम का है, 10,000 वाला नियम जो दो जगह काम आता था, एक तो कैपिटल खर्चों पे और एक रेवेन्यू खर्चों पे। प्लीज रिपीट कर देता हूं, अगर कोई मशीन मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी और पेमेंट मैंने कैश में कर दिया तो उस मशीन का कॉस्ट 0 है। कारण इसका ये था क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन 43(1) में एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है जो ये कहता था कि अगर एसेट एक्वायर करने के लिए मैंने कोई पेमेंट करा है एक दिन में एक व्यक्ति को और वो पेमेंट का नंबर 10,000 या उससे ज्यादा है और पेमेंट मैंने इन तरीके से नहीं करा है, तरीके कौन कौन से थे, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और प्रिस्क्राइब मोड, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं, वो कॉस्ट वाला नियम था। और इसी तरह से 43 कहता है हर वो खर्चा जिसका मुझे डिडक्शन मिलता है, अगर उसका पेमेंट में एक दिन में एक व्यक्ति को कर रहा हूं और पेमेंट का अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है और पेमेंट मैंने उन तरीकों से नहीं करा जो भी मैंने बताया अभी आपको, तो उस खर्चे को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैंने दुकान से स्टेशनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए की मैंने दुकान के लिए अपनी स्टेशनरी लेके आया। टेक्निकली 40,000 रुपए का जो ये मैंने खर्चा करा था ये अलाउड होना चाहिए 37 के तहत, बोलो बेटा, पर मैंने सामने वाले दुकानदार को नगद पैसे फेंक दिए 40,000 रुपए, तो ये 40,000 रुपए पूरी तरह से डिसअलाउड है लॉजिक 40A3 के कारण। क्या सबको समझ में आ गया।
ये 10,000 का नंबर है, वैसे तो 10 ही रहेगा, पर अगर मैं ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा हूं तो ये लिमिट 35,000 रुपए हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई सबको? और इसके बाद एक इसका छोटा भाई आता था 48 उसमें गड़बड़ हो सकती है आपसे, तो प्लीज सुन लीजिए। 48 कहता था अगर किसी खर्चे का डिडक्शन में अक्रूवल बेसिस पे ले चुका हूं, बोलो आप ऐसे क्या बोला मैंने? अगर किसी खर्चे का डिडक्शन में अक्रूवल बेसिस में ले चुका हूं और जब मैंने अगले साल उसका पेमेंट करा और 48 का रूल ब्रेक कर दिया, तो अगले साल वो खर्चा डिसअलाउड नहीं बोल सकते, उसको अगले साल की इनकम मान के क्या लग जाएगा आपके ऊपर, वापस से टैक्स लग जाएगा। सुना आपने क्या? ये सुन लिया करो, आपको रिवीजन करना है तो वीडियो सुन लिया करो, कुछ तो बैठे बैठे कर लिया करो। मैं आपको घर पे कोई होमवर्क भी नहीं देता हूँ, एक ही तो काम करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ो। थोड़ा तो यार गरीबों की भी मदद करो ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है दिल से कि ना तुमको मैं घर पे कोई होमवर्क देता हूँ, सब चीजें यहीं लिखा देता हूँ, तो भी तुम घर जाकर यार थोड़ा थोड़ा तो मतलब इज्जत दो ना यार, इतनी सी इज्जत दे दो। सब्जेक्ट वो मेरे को तो चाहिए ही नहीं। आगे आइए, रूल 6DD था, कुछ एक्सेप्शन थे, ये लेटेड भी है तो फर्जी है, पढ़ लेना भले आप, इसके अंदर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आता था? हाँ, ये नोट बड़ा काम का था, दिख रहा है आपको अपनी कॉपी में नोट? अगर किसी खर्चे पे 48(2) और 48(3) दोनों साथ साथ लग जाएंगे तो पहले 48(2) से डिसअलाउंसेस निकालेंगे और फिर बचे हुए खर्चे के ऊपर हम 48(3) लगाएंगे। याद आ रहा है? एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, देखिए। जैसे मानिए मैंने अपने भाई से 25,000 रुपए की स्टेशनरी नगद में खरीदी, भाई से खरीदी है, सुन रहे हो एग्जाम्पल प्लीज? 25,000 की स्टेशनरी नगद में खरीदी, जबकि उसकी रीजनेबल मार्केट वैल्यू बेटा 7,000 रुपए। तो अब टेक्निकली क्या होगा, 25,000 रुपए की स्टेशनरी मैंने खरीदी तो मैं डिडक्शन 25 का मांग रहा हूँ बेटा, हिसाब तो देख लो थोड़ा सा। पर क्योंकि भाई से खरीदी तो 48(2) लग जाएगा, रिलेटिव वाला सेक्शन बोलो ना यार। और 48(2) क्या बोलता है? अनरीजनेबल खर्चा, तो क्या कर देंगे? डिसअलाउड। अब 25 का माल, 7 का माल 25 में खरीदा तो कितना अनरीजनेबल है बेटा? 18। 18 48(2) में डिसअलाउड होगा, तो 48(3) कितने पे लगेगा? 25 में नहीं, 7 पे लगेगा। अब मैं बोलूंगा 7 की स्टेशनरी नगद में खरीदी, और 7 की स्टेशनरी नगद खरीदने में 48 नहीं लगता रे। अगर मैं ये बोलता 25 की नगद में खरीदी तो 43 लग जाता, पूरा 25 डिसअलाउड होता, पर यहाँ पे 60 अलाउड हो जाएंगे और 18 क्या होंगे? डिसअलाउड। तो ये खेल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अगला 47 कहता था, क्या कहता था भैया? ग्रेचुटी का प्रोविजन पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा? डिसअलाउड, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ग्रेचुटी दोगे तो 37 लगा के छूट मिल जाएगी, ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट करोगे 36 में छूट मिल जाएगी, पर ग्रेचुटी के प्रोविजंस की आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं। और डिडक्शन का टेक्निकली लास्ट सेक्शन आता था 43B, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, याद है सबको? क्या कहता है सेक्शन? कुछ खर्चों का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है। कब तक? रिटर्न फाइल करने की डेट तक। 6 खर्चे तो शायद रिटर्न की डेट तक थी, फिर वो एसएमई वाला अलग से चलता था, अभी समझ लेते हैं। पहले खर्चों के नाम देखते जाइए। पहला खर्चा टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस। अगला खर्चा बोनस और कमीशन, भूल गए होंगे, रिवीजन कर लीजिए ना यार, बोनस कमीशन। अगला खर्चा वो एम्प्लॉयर के नाते जो कंट्रीब्यूशन करा है प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में और ग्रेचुटी फंड में। अगला खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि इन लोगों से लिया है, जो लिखवा रखे थे मैंने। अगला खर्चा लीव, सैलरी। और लास्ट खर्चा किसको पेमेंट करना? रेलवे। ये 6 खर्चों का डिडक्शन मैं तभी ले सकता हूं जब मैंने इसका पेमेंट कर दिया। कब तक? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक। अगर मैंने नहीं करा तो पीवाई में तो डिसअलाउड हो जाएगा, फिर उस ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस साल एक्चुअल में क्या हो जाएगा? पे। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे खर्चा 24-25 का है, इसका रिटर्न फाइल करने की मान लिया ड्यू डेट कब आ रही है मेरी? 31 जुलाई 25 आ रही है, सपोज करिए। तो अगर मैं पेमेंट यहाँ या उससे पहले कभी भी कर देता हूँ, तब तो खर्चा किसी साल अलाउड हो जाएगा? 24-25। और अगर नहीं करता हूँ तो फिर जब पेमेंट करूंगा उस साल खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। प्लीज नोट करें, जनरल रूल बीएनपी का क्या कहता है? खर्चे का डिडक्शन कैसे मिलता है? पेमेंट पे कि अक्रूवल पे? इसका जवाब छुपा था सेक्शन 145, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। याद है किसी को? जैसा अकाउंटिंग करूंगा वैसे छूट लूंगा। अगर अकाउंटिंग अक्रूवल से कर रहा हूं तो हर वो खर्चा अलाउड है जो अक्रू हो गया पीवाई में,
पर ये 6 खर्चों में वो नियम एप्लीकेबल नहीं है। ये 6 तभी अलाउड होंगे जब पेमेंट हो जाए, भूलना मत, बहुत काम का सेक्शन है। फिर वो अलग से एक 7वां पॉइंट आता था लास्ट वाला, क्या था वो 7वां पॉइंट, याद है सबको? कहाँ गया रे, कहाँ गया रे वो, आ गई ये रिया, क्लोज एज, याद आ गया? ये कहता था अगर कोई भी पेमेंट मुझे करना है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम नहीं था वहां पे शायद, कुछ तो बोलो यार, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को अगर कोई भी पेमेंट करना है और वो पेमेंट मैंने एसएमई एक्ट की ड्यू डेट तक नहीं करा, रिटर्न की ड्यू डेट नहीं है यहाँ पे, कौन सी एक्ट ड्यू डेट है, एसएमई एक्ट की ड्यू डेट तक नहीं करा, तो वो खर्चा पीवाई में डिसअलाउड हो जाएगा और वापस जिस साल पेमेंट करूंगा उस साल क्या हो जाएगा, अलाउड। एसएमई को किया गया कोई भी पेमेंट, अगर मैंने एसएमई एक्ट की ड्यू डेट तक नहीं करा तो वो खर्चा पीवाई में क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। एसएमई की ड्यू डेट 2 टाइप से आती थी, याद करो मैंने लिखवाया था आपको, या तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है ड्यू डेट का और नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो एग्री डेट और 45 दिन दोनों में से जो भी, और नहीं हुआ है तो बताइए कितना दिन, 15। ये ड्यू डेट है एसएमई एक्ट की, इस समय तक पेमेंट कर दिया तब तो खर्चा पीवाई में अलाउड हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं करा तो पीवाई में डिसअलाउड। फिर कब अलाउड होगा, जब पेमेंट कर दूंगा एसएमई को तब अलाउड होगा। ये बात क्या था, एक वो पॉइंट आता था माइक्रो और स्मॉल क्या होती है, मीनिंग हो गया था अपना। उसके बाद एक वो पॉइंट आता था अगर कोई लोन मैंने ले रखा है और इंटरेस्ट उसका बाकी चल रहा है, कुछ याद करो, तो वो इंटरेस्ट बाकी चल रहा है, बाकी चल रहा है, फिर मैंने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा दिया, तो क्या कन्वर्ट कराती पेमेंट मान लेंगे, डिडक्शन दे देंगे? जवाब है नहीं देंगे, कन्वर्जन को पेमेंट नहीं माना जाता। जैसे जैसे मैं लोन उतारूंगा तब पेड मानेंगे और धीरे धीरे मुझे क्या मिलती जाएगी, डिडक्शंस। और प्रिजम्पटिव वाला सेक्शन बाद में पढ़ लेंगे, मतलब ये लास्ट में खत्म कर रहा हूँ अभी इस रिवीजन को। सेक्शन 41 जो कि क्या कहता था, सेक्शन 41 कहाँ चले गया, ये रहा सेक्शन 41 जो कहता था कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा है तो मेरी बिजनेस की इनकम जनरेट हो जाएगी। क्राइटेरिया बहुत सीधा था, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले किसी खर्चे का, किसी लॉस का या किसी ट्रेडिंग लायबिलिटी का मैंने क्या ले रखा है, डिडक्शन, और बाद के किसी साल में उस खर्चे की या लॉस की क्या हो जाती है, रिकवरी, या ट्रेडिंग लायबिलिटी में आ जाती है कमी। तो जितना भी फायदा होगा वो मेरी बीएनपी की टैक्सेबल इनकम है, चाहे उस साल बिजनेस चलता हो या ना चलता हो। ये नोट करने वाली बात थी। तो ये आपकी 41 के कारण बीएनपी की इनकम है, ठीक है। उसके बाद 44 की सीरीज थी जिसका अपन एक और पार्ट बना लेंगे, अभी इसको करते हैं ओवर।